हेलो। आज हमारा जो लेसन है वो एट्थ क्लास हिस्ट्री से है। चैप्टर नंबर 8, सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन। तो इसमें हम देखेंगे कि जब ब्रिटिश रूल यहाँ पे आया तो एजुकेशन सिस्टम पे, इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम इंडिया का, तो उसके ऊपर कौन से असरात पड़े ब्रिटिश रूल से। सबसे पहले ही हमने पढ़ा हुआ है कि ब्रिटिश रूल के आने से जो है यहाँ के राजा, नवाब, पीजेंट और ट्राइब्स पे गहरे असरात पड़े। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा। और साथ ही साथ कैसे ब्रिटिश ने ये महसूस किया कि इंडिया का जो कल्चरल मिशन है और यहाँ के जो लोग हैं ये यहाँ के लोग अनसिविलाइज्ड, और कैसे इनके कस्टम्स को चेंज करके इनको सिविलाइज्ड बनाया जाए। हम पहले ही हमने जो है ये टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो हमने पढ़ना है हाउ द ब्रिटिश एजुकेशन, द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटेशन। अब सबसे पहले ये ओरिएंटेशन होता क्या है। ओरिएंटेशन मीन्स कि वो वाले लोग जो लैंग्वेज और प्लस कल्चर ऑफ एशिया के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हो, यानी ओरिएंटेशन, ओरिएंटलिस्ट वो लोग होते हैं जो लैंग्वेज और कल्चरल के बारे में इंफॉर्मेशन नॉलेज रखते हैं, यानी एशिया के कल्चर के बारे में। तो 1783 में जो है विलियम जोन्स जो है, जो लिंग्विस्ट थे, लैंग्विस्ट मीन्स जो बहुत सारी लैंग्वेजेस के बारे में जो है नॉलेज रखते हैं, और साथ ही साथ नई नई लैंग्वेज के बारे में स्टडी करना जिनका शौक होता है, उसको जो है यहाँ इंडिया में जो है एज जूनियर जज अपॉइंट किया। जो क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है कंपनी की तरफ से सेटअप किया गया था। मीन्स जो यहाँ पे पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया गया ब्रिटेन की तरफ से, कंपनी की तरफ से, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। तो उसका जो जूनियर जज जो बनाया गया वो थे विलियम जोन्स। एक तरफ से जज और दूसरी तरफ से लिंग्विस्ट भी थे, मीन्स इन्फॉर्म्ड थे, वेल इन्फॉर्म्ड थे। इसने क्या किया, जो विलियम जोन्स थे, उसने जो है इंडिया के एंशियंट टेक्स्ट को पढ़ना स्टार्ट किया। अब जाहिर सी बात है, एक तो जज और दूसरे लैंग्वेज मीन्स डिफरेंट लैंग्वेज के बारे में पढ़ना शौकीन शौक था इसका। इसलिए इसने यहाँ के लॉ, यहाँ की फ़िलासफ़ी, यहाँ के रिलीजन, पॉलिटिक्स, मॉरलिटी, अर्थमेटिक, मेडिसिन और दूसरी साइंस को पढ़ना जो है इसने स्टार्ट किया, सो दैट कि इंडिया का जो कल्चर है, यहाँ के तौर तरीके जो हैं, इनके बारे में जो इसको नॉलेज हो सके, सो दैट इसके बाद वो यहाँ पे अच्छे से डिसीजन ले सके, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में नई चेंजिंग जो है वो ला सके। तो दूसरी तरफ से इंग्लिशमैन हेनरी थॉमस और कोलब्रुक जो थे, ये थॉमस कोलब्रुक एंड नथेनियल हेलहर्ड जो थे, वो दूसरी तरफ से बिजी हो गए इंडिया के एंशंट हेरिटेज को डिस्कवर करने के लिए। और साथ ही साथ उन्होंने कोशिश की कि वो इंडिया की लैंग्वेज के ऊपर मास्टर्स कर सकें और उनको ट्रांसलेट कर सकें इंग्लिश में। यानी इंडिया की जो मेन लैंग्वेजेस थी वो उस टाइम संस्कृत और पर्शियन थी, तो उसको पर्शियन और संस्कृत की लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सके, सो दैट कि इंडिया के जो वो वाले लोग हैं जो अपने कल्चर को नहीं जान सकते हैं या नहीं जानते हैं, वो जो है इस इंडियन कल्चर को जान सकें। और साथ ही साथ वो जो है जो कॉलोनियल रूल है वो इनके ऊपर जो है अच्छे से जो अपना होल्ड बना सकें। फिर उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने मद्रास में कलकत्ता में 1781 में एक जो है एक क्या कहते हैं मदरसाज खोले। मदरसाज मीन्स जो रिलीजियस इंटरप्रिटेशंस जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे इस्लामिक लॉ को पढ़ाया जाता है, इस्लाम के बारे में, अरेबिया के यानी अरेबिक लैंग्वेज के बारे में पढ़ाया जाता है, तो वो वहाँ उनको बोला जाता है मदरसाज, जो कलकत्ता में 1781 में खोला गया। इसका मेन मकसद था कि अरेबिक, पर्शियन और इस्लामिक लॉ के ऊपर जो है स्टडी कराया जाए, और यहाँ पे लोग ये मुस्लिम जो है उनको ये तमाम चीज़ें सिखाई जाए। और 1791 में हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश किया गया बनारस में, जिसका मेन मकसद था कि ये जो एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट है
उसको जो है हिंदू लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाए। नहीं, हिंदू लोगों के लिए भी कॉलेजेस खुलाए गए, और साथ ही साथ ये जो संस्कृत लैंग्वेज थी, यहाँ इसका बड़ा गहरा असर था इंडिया पे। हर टेक्स्ट संस्कृत में हुआ करती थी, इसीलिए इनने सोचा कि अगर इसको जो है संस्कृत को प्रमोट किया जाए, इसको एनकरेज किया जाए, तो यहाँ पे इंडिया में, कंट्री में एडमिनिस्ट्रेशंस करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ग्रेव एरर्स ऑफ ईस्ट। अब ईस्ट इन ईस्टर्न लैंग्वेज जो था, यहाँ का कल्चर जो था, तो उसके ऊपर इसमें हम देखेंगे कैसे ओरिएंटलिस्ट, इंग्लिश ओरिएंटलिस्ट ने इसके ऊपर कैसे जो है वो क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया। अर्ली 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने जो है इस ओरिएंटलिस्ट वर्जन के ऊपर, इस लर्निंग के ऊपर जो क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया। मीन्स जो यहाँ के लोकल लैंग्वेजेस जो हैं, इनके लोकल जो लोग थे, तो ये इस कल्चर के बारे में, तो यहाँ के कल्चर, यहाँ के सिस्टम ऑफ एजुकेशन के ऊपर इन्होंने डायरेक्ट जो है क्रिटिक्स करना स्टार्ट किया। इसमें से सबसे पहले जेम्स मिल थे, जिन्होंने सबसे पहले ओरिएंटलिस्ट के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया और कहा कि यहाँ की जो तौर तरीका है, यहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम है, ये इंडिया के लोगों को अनसिविलाइज्ड कर रही है। इसके मुकाबले में इंडिया के इस सिस्टम के मुकाबले में जो ब्रिटेन की जो एजुकेशन, अगर इसको आम किया जाए, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाए, तो इससे लोग सिविलाइज्ड हो जाएंगे। तो ये इसलिए इनने सबसे पहले अटैक किया। और उसके मुताबिक जेम्स मिल कहते थे कि जो एजुकेशन इंडिया का सिस्टम जो है, पढ़ाने का जो तरीका है, ये यूज़फुल नहीं है और साथ ही साथ प्रैक्टिकल नहीं है। यानी यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो हर चीज़ जो प्रैक्टिकल होती है, प्रैक्टिकल बेस्ड होती है, तो वो जो है वो क्या कहते हैं कि वो फ़ायदेमंद होती है। लेकिन इस यहाँ की जो सिस्टम है एजुकेशन का, ये बिल्कुल जो है वो ये जो है प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसलिए इंडिया को क्या चाहिए, इंडिया को साइंटिफिक, इसके मुकाबले में साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांस के ऊपर, और साथ ही साथ वेस्ट के ये जो वेस्ट का जो नॉलेज है उनको इंट्रोड्यूस कराया जाए। मींस वेस्ट का जो नॉलेज है, वेस्ट का जो सिस्टम है, वो किस पे बेस्ड है, वो है साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांस के ऊपर। लेकिन ईस्ट का जो सिस्टम है, यानी इंडिया का जो सिस्टम है, वो पोइट्रीज, स्कैड लिटरेचर, सेक्रेट लिटरेचर एंड ओरिएंट के ऊपर बेस्ड है। इसके मुकाबले में इंडिया को जो है ऐसी चीज़ों से फेमिलियर कराया जाए कि जो उनको बेसिक चीज़ों के ऊपर जो फोकस करा सके, ना कि सिर्फ बनी बनाई बातों के ऊपर जो है वो फोकस कराया जाए। इनको नए सिस्टम के साथ रूबरू कराया जाए जो ब्रिटेन के पास है। ये सिस्टम जो है वो ब्रिटेन के पास है, जो टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड हो, जिसमें इनको सीखने का और साथ ही साथ अपने फ़ायदे देखने का मौका दिया जाए। अब दूसरी तरफ से जो क्रिटिक्स, जो दूसरे जो हम कह सकते हैं एजुकेशनिस्ट या रिफॉर्मर्स जो ब्रिटेन की तरफ से थे, वो थे मैकेवली जो थे, थॉमस बिंगटन मैकेवली जो थे, ये बहुत फेमस यहाँ पे एक क्या कहते हैं रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करके आए। ये दूसरे बंदे थे जिन्होंने इंडिया के ओरिएंटलिस्ट के ऊपर क्रिटिक्स करना स्टार्ट किया। वो कहते थे कि इंडिया के जो लोग हैं वो अनसिविलाइज्ड है और उनको सिविलाइज्ड कराया जाए। अकॉर्डिंग टू मैकेवली कि इंडिया के लोग कैसे सिविलाइज्ड हो जाएंगे, इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करके। यानी इंग्लिश अगर इंडिया के लोगों को सिखाया जाए तो वो सिविलाइज्ड हो जाएंगे, नहीं तो वो अनसिविलाइज्ड ही रह जाएंगे। इनका मेन फोकस था इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर। मैकेवली ने एम्फेसाइज, जिस तरह यहाँ पे बताया जाता है, इंग्लिश एजुकेशन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया जाए, इंडिया के लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज को टीच कराया जाए। और इसी जो है मुद्दा हम कह सकते हैं, इसके जो व्यूज़ थे, इनको 1835 में इंट्रोड्यूस कराया गया। यानी इंग्लिश एजुकेशन, जिसका मेन मकसद था कि यहाँ पे इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखा जाए इंडिया में। तो 1835 में इसकी इस व्यूज़ को, इसकी इस आइडिया को जो है आखिरकार इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया 1835 में। और ये मैकेवली ही वो बंदे हैं
या थे, हम कह सकते हैं, जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। इसीलिए लॉर्ड मैकेवली को जो है फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है। आज हमारे पास यहाँ पे चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जितने भी स्कूल हैं, हमारे पास मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, यानी पढ़ाने का जो लैंग्वेज है, मीडियम है, वो इंग्लिश है। तो हर लिहाज से हर सब्जेक्ट जो है, चाहे साइंस है, चाहे वो सोशल स्टडीज़ है, चाहे जियोग्राफी है, चाहे हमारे पास मैथमेटिक्स है, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, उसका जो मीडियम है वो इंग्लिश रखा गया है। और इसको फाउंड करने वाले लॉर्ड मैकेवली ही यहाँ पे थे, और इसकी आइडिया को ब्रिटेन ने सराहा और इसको आखिरकार इसको इम्प्लीमेंट किया 1835 में। इस डिसीजन ने यानी ये जो इंग्लिश एजुकेशन जो है, इंग्लिश को मीडियम बनाया जाए, ये सबसे पहले सिर्फ हायर एजुकेशन को जो है वो प्रमोट कराया गया, सो दैट कि सबसे पहले ये स्टेप बाय स्टेप इसको इंट्रोड्यूस कराया जाए। तो हायर एजुकेशन के लिए सबसे पहले इसको जो है वो फेस कराने की कोशिश की, सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की। अब हमारे पास एजुकेशन फॉर कॉमर्स। अब एजुकेशन जो यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन सिखाने का मकसद ना सिर्फ यहाँ के लोगों को सिविलाइज्ड करना नहीं, बल्कि कॉमर्स भी था, यानी ट्रेड, यानी यहाँ पे बिजनेस, यानी मनी, यानी इंडिया में जो जब लोग यहाँ के इंग्लिश सीखेंगे तो इससे यहाँ के लोगों से हम क्या करवाएंगे, वो काम करवाएंगे जो हम ब्रिटेन के ऑफिशियल से कराते हैं। मीन्स फिर यहाँ के लोगों को भी हम जो है नए तौर तरीके सिखाएंगे और फिर वो हमारे लिए काम अच्छे से काम कर सकें। 1854 में जो है वुड डिस्पैच आया। वुड डिस्पैच जो है वुड चार्ल्स वुड जो थे वो चेयरमैन थे इस कमेटी के। और वुड डिस्पैच मींस इन्होंने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो है यहाँ पे एक प्लान लाया कि कैसे एजुकेशन, इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसे किन तरीक़ों से ख़राब है और कैसे इसको जो है ठीक किया जाए। तो उसने नई पॉलिसी लाई एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। उसने बताया कि इंडिया के लोगों को सिविलाइज्ड करना बहुत ज़रूरी है, और वो कैसे हो पाएगा, प्रैक्टिकल बेनिफिट्स के ऊपर और साथ ही साथ यूरोपियन लर्निंग के ऊपर। यानी इंडिया के लोगों को एक तो प्रैक्टिकली सिखाया जाए और साथ ही साथ जो है यूरोपियन लर्निंग, यूरोपियन एजुकेशन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया जाए। और उसके हिसाब से ये जो यूरोपियन का एक शेल्फ, यानी नॉलेज का, मटेरियल का एक शेल्फ अगर एक तरफ से रखा जाए और दूसरी तरफ से जो है इंडिया का तमाम मटेरियल रखा जाए, तो यूरोपियन का एक शेल्फ ही उस मुकाबले में ज़्यादा जो है वो हावी हो जाएगा। वुड डिस्पैच जो थे उसने आर्ग्यू किए किस चीज़ पे कि यूरोपियन एजुकेशन जो है ये इम्प्रूव करेगा इंडिया के मॉरल कैरेक्टर को, और साथ ही साथ उनको ट्रूथफुल और ऑनेस्ट बनाएगा। जब ऑनेस्ट बनाएगा तो फिर वो कंपनी के लिए जो है एक ऐसा रास्ता जो तय कर लेगी जिसमें हम इंडिया से, इंडिया के लोगों में से सिविल सर्वेंट्स को चुनेंगे जो हमारे लिए फिर, जिनके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकेंगे, एतमाद कर सकेंगे, जो हमारे लिए फिर आगे चल के काम कर सकेंगे। और इसका मेन जो प्रोसेस था वो ये था कि सबसे पहले इनको जो है यूरोपियन एजुकेशन सिखाया जाए, इंग्लिश एजुकेशन सिखाया, इंग्लिश को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, इनको मैनर्डफुल बनाया जाए, इनको सिविलाइज्ड बनाया जाए, इनको करेक्टरफुल बनाया जाए। तो इसके बाद जब ये तमाम क्वालिटीज़ इनमें आएगी तो फिर इनको सिविल सर्विस के ज़रिए जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया जाए। जिस तरह हम जानते हैं इंडिया में जो सिविल सर्विस है, जिस तरह IPS IAS, इनको सिविल सर्विस, UPSC सिविल सर्विस कहा जाता है। तो इसको भी फाउंड इंडिया में ब्रिटेन ने किया था, और यही वो सिविल सर्विस के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे कैसे इन तमाम चीज़ों को जो है इंट्रोड्यूस कराया जाए और फिर ये हमारे लिए ऑनेस्टली काम कर सकेंगे। अब है व्हाट हैपन टू लोकल स्कूल्स। जो इंडिया के जो लोकल स्कूल थे उनके साथ क्या हुआ, यानी कैसे इस इंग्लिश एजुकेशन को, इंग्लिश की प्लान को जो इन्होंने यहाँ पे मेन मकसद जो था इस लेसन में, यहाँ पे कॉलेजेस जो है इंट्रोड्यूस कराया जाए, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ को इंट्रोड्यूस कराया जाए। तो इंडिया के लोकल स्कूल में क्या हुआ, सबसे पहले 1830s में जो है विलियम एडम जो थे, जो स्कॉच मिशनरी थे, उसको ब्रिटेन ने टूर करने के लिए भेजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल और बिहार में, सो दैट कि वो बता सके कंपनी को कि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है।
इसने जो है आखिरकार जो है ये तमाम चीज़ें देखी। यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम था, यानी वर्नाकुलर स्कूल्स जो थे, वर्नाकुलर स्कूल्स मीन्स यहाँ के लोकल लैंग्वेजेस के ऊपर जो बेस्ड थे, मीन्स रीजनल लैंग्वेज जो पढ़ाई जाती थी यहाँ पे। तो उसने क्या, एडम ने ये फाउंड किया कि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। लोकल स्कूल जो है वो क्या है, उनको यहाँ पे पाठशालास बोला जाता है। दो चीज़ें सबसे पहले इसने देखी कि एक, यहाँ के स्कूल में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, और दूसरा यहाँ के स्कूलों को पाठशाला कहा जाता है। हालांकि पाठशाला और स्कूल में फ़र्क है, तो ये हम नीचे देखेंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस मीन्स कि यहाँ का जो सिस्टम है वो कभी भी चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द टीचर। अब यहाँ पे फिर उसने क्या देखा कि देयर वर नो फिक्स्ड फीस। यहाँ पे फीस भी फिक्स नहीं होती थी। जो अमीर होते थे वो ज़्यादा देते थे, और जो गरीब होते थे, पेजेंट वर्कर्स होते थे या लेबरर्स होते थे, उनकी फ़ीस कम होती थी। नो प्रिंटेड बुक्स प्रिंटेड नहीं होती थी, बल्कि औरली ये तमाम चीज़ें कराई जाती थी। नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग्स, और स्कूल्स जहाँ पे ये पढ़ाया जाता है, जिनको हम पाठशाला यहाँ पे बताते हैं, तो उनके लिए सेपरेट बिल्डिंग्स भी नहीं थी जहाँ मर्जी आए ओपन में पढ़ाया जाए, पेड़ के नीचे पढ़ाया जाए या कहीं और। नो बेंचेस और चेयर्स, ना तो स्टूडेंट्स के लिए बेंचेस थे बैठने के लिए, और ना ही टीचर्स के लिए चेयर्स हुआ करती थी। नो ब्लैक बोर्ड्स, नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस। ब्लैक बोर्ड्स भी नहीं थे जहाँ पे इनके कंसेप्ट को क्लियर कराया जा सके, और सेपरेट क्लासेस भी नहीं हुआ करती। मीन्स एक ही रूम में, अगर रूम हो तो एक ही रूम में बहुत सारी क्लास, जिस तरफ आप कह सकते हो 5th 6th 7th एक ही जगह बैठ के जो है इन तमाम चीज़ों को पढ़ाया जाता था। और नो रोल कॉल्स रजिस्टर, जिसको हम अटेंडेंस रजिस्टर कहते हैं, रोल कॉल रजिस्टर भी नहीं हुआ करता था। नो एनुअल एग्जामिनेशंस एंड नो रेगुलर टाइम टेबल। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, जिस तरह एनुअली जो हमारे पास एग्ज़ाम्स होते हैं, तो जिसके बाद हमारी क्लासेस जो प्रमोट हो जाती है, वो भी नहीं होता, और रेगुलर टाइम टेबल भी नहीं होता था, कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाए और कब कौन सी क्लासेस पढ़ाई जाए। ये तमाम सिस्टम जो है, ये तमाम जो है एवेल्युएशन जो है, तमाम काम जो है, ये एडम ने फाउंड की कि इंडिया के सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में कौन सी कमियां हैं, और ये ब्रिटेन की तरफ से इसको भेजा गया था। Teaching process was oral and the guru decided what to teach in accordance with the need of the students। और टीचिंग प्रोसेस जो होता था वो ऑरल होता था, मीन रिटन बेस्ड नहीं, ऑरली उनको पढ़ाया जाता, ऑरली उनको सुना जाता था, बस काम ख़त्म। और गुरु ये डिसाइड करता था कि क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है। मीन्स इसमें जो है स्टूडेंट की जो नीड है उसको मद्देनज़र रख के टीचर जो है वो पढ़ाता था। अब हम देखेंगे न्यू रूट्स एंड न्यू रूल्स। अब ब्रिटेन ने जब ये तमाम चीज़ देखी कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में कौन कौन सी कमियां हैं और कैसे इनको पढ़ाया जाता है, अब इन्होंने अपने हिसाब से जो है वो न्यू रूट्स एंड न्यू रूल्स लाए। After 1854, the company decided to improve the system of vernacular education by introducing order within the system, imposing routine, establishing rules, ensuring regular inspection। अब 1854 के बाद जो है फिर वर्नाकुलर एजुकेशन के ऊपर, मीन्स यहाँ पे लोकल एजुकेशन जो थे, लोकल लैंग्वेजेस जो थी, उनको हटाया नहीं गया, उनके हिसाब से ही चलाया गया। लेकिन अब डेली रूटीन के हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए। मीन्स क्या सिस्टम इम्पोज किया गया, डेली इंस्पेक्शंस बिठाई जाए, यानी चुना जाए ऑफिशियल्स को जो इन स्कूलों को जो है इंस्पेक्शंस करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे, और साथ ही साथ जो है रेगुलरली ये जो इंस्पेक्शंस करेंगे कि स्कूल का आउटपुट, अब स्कूल ये पाठशाला कहें या स्कूल कहें, इसका आउटपुट क्या रहा है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस। कंपनी ने अपॉइंट किए गवर्नमेंट पंडित्स, मीन आप टीचर कह सकते हो, गवर्नमेंट पंडित्स मीन्स लोकल लैंग्वेज जो पढ़ाने वाले थे। और जो है इनका मेन मकसद क्या था, लुकिंग आफ्टर 4 to 5 स्कूल्स, और 4 to 5 स्कूल्स के ऊपर ये जो इंस्पेक्शंस करते थे, 4 to 5 स्कूल्स को वो पढ़ाते थे। वहाँ पे बच्चों को वो चीज़ें सिखाते थे जो ब्रिटेन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर हुआ करते थे। और जो साथ ही साथ जो टीचर्स हुआ करते थे, वो जो पढ़ाते थे वो टेक्स्ट बुक से पढ़ाते थे। मीन्स इससे पहले ऑरली सब कुछ होता था, लेकिन अब ब्रिटेन के सिस्टम में टेक्स्ट बुक जो थी प्रिंटेड, वो पढ़ाते थे। और साथ ही साथ जो है
उनको जो है एनुअली अब एग्ज़ाम भी लेने लगे। इससे पहले ऑरली होता था और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत थी, जो मर्जी थी वो पढ़ाया जाता था गुरु के ज़रिए, लेकिन अब नहीं, अब वो सिस्टम पढ़ाया जाएगा, मीन्स हम जिसको हम क्यूरिकुलम कहेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से अब जो है टीचिंग कराई जाएगी। और अब एनुअली एग्जामिनेशंस भी होगा, जिससे पता चलेगा कि बच्चों ने कौन सी चीज़ हासिल की और कौन सी चीज़ हासिल नहीं की। अब वो जो पाठशालास जो थे, वो वाले पाठशालास जो ब्रिटेन के इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानते थे, एक्सेप्ट करते थे, उनको कंपनी की तरफ से जो है वो सपोर्ट मिलती थी, उनको ग्रांट्स मिलती थी, मदद मिलती थी। और जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक्सेप्ट नहीं करते, फॉलो नहीं करते थे, उनको कंपनी जो है वो असिस्ट जो नहीं करती थी। अब है द एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन के ऊपर जो एजेंडा उठाया गया, अब देखेंगे कौन से लोग थे जो इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन के ऊपर क्रिटिसाइज करने लगे। तो सबसे पहले जो है कुछ इंडियंस थे ऐसे जो यूरोपियन एजुकेशन और वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर डायरेक्ट जो है वो क्रिटिसाइज करते थे, और वो चाहते थे कि इंडिया में जो है लोकल एजुकेशन जो है वो उसको ज़्यादा इंट्रोड्यूस करा। लेकिन कुछ ऐसे थे जो चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है, यूरोपियन एजुकेशन जो है वो क्या, वो मॉडर्नाइज करेगी इंडिया के लोगों को। मीन्स कुछ लोग ब्रिटेन सिस्टम ऑफ एजुकेशन के हक में थे और कुछ उसके अगेंस्ट में थे। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जी जो थे वो उन्होंने रिएक्ट किया वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर। तो महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग जो था, महात्मा गांधी जी डायरेक्टली अपोज करते थे यूरोपियन एजुकेशन को। इंग्लिश एजुकेशन हैज़ इंस्लेव्ड अस। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि इंग्लिश एजुकेशन जो है, इन्होंने हमें क्या जो है इंस्लेव किया, मीन्स हमें अब कह सकते हैं कि हमें कमज़ोर कर दिया है, हमारे दोनों हाथ जो हैं वो काट दिए हैं, हम कुछ करने के लायक नहीं रहेंगे। महात्मा गांधी जी used that colonial education created a sense of inferiority in the minds of Indians। तो महात्मा गांधी जी के मुताबिक जो यूरोपियन एजुकेशन है, ये इंडिया की सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इंडिया के एजुकेशन को जो इन्फीरियर साबित करेगी आगे चल के लोगों के सेंस के बीच में। मीन्स वो सोचेंगे कि नहीं, ये जो इंग्लिश एजुकेशन है ये इसको सुपीरियर समझेंगे एज कम्पेयर टू इंडियन एजुकेशन। इट वाज सिंफुल एंड इट इंस्लेव्ड इंडियंस। एक तो ये सिंफुल होगा, जो यूरोपियन एजुकेशन है सिंफुल होगा, मीन्स और साथ ही ये हमारे लिए एक अच्छी चीज़ नहीं होगी, और साथ ही साथ ये इंस्लेव्ड कर देगी। इट कास्ट एंड इवल्स स्पेल ऑन देम। और ये इंडिया के लोगों के दिल व दिमाग में जो एक सेंस ऑफ इवल क्रिएट करेगा, जिससे वो अपने लोकल लैंग्वेज, अपने लोकल कल्चर को भूल जाएंगे, उसको इन्फीरियर समझेंगे, और यूरोपियन कस्टम कल्चर उसको सुपीरियर समझेंगे। महात्मा गांधी चाहते थे कि जो एजुकेशन है ना, इंग्लिश एजुकेशन, वो क्या करेगी, सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट जो है वो कम करेगी। इंग्लिश एजुकेशन वो इंडिया के लोगों की जो डिग्निटी है, उसका सेल्फ रेस्पेक्ट कम करेगी। लेकिन अगर इंडिया की एजुकेशन को पढ़ाया जाए तो वो यहाँ के लोगों की डिग्निटी और इसकी सेल्फ रेस्पेक्ट में जो इंक्रीज़ कर पाएगी। यहाँ के हर चीज़ को जो है वो इंडिया के अपने पास्ट को जानने की जो है वो पूरी कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ जान पाएंगे कि हमारी सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या है, हमारे कस्टम्स क्या थे, हमारे ये जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है हमारी कंट्री के लिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर भी उनमें से एक थे जिन्होंने अपोज किया। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जो थे टू सम एक्सटेंट वो चाहते थे कि यूरोपियन एजुकेशन को भी साथ ही साथ, अगर इंडियन एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया, यूरोपियन एजुकेशन को भी इसके साथ जो है वो सपोर्ट किया जाए, क्योंकि वो प्रैक्टिकल बेस्ड है, और दोनों चीज़ों को जो है वो एक्सेप्ट किया जाए। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि जो इंडियन लैंग्वेज है वो मीडियम रहनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश। जिस तरह इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखा गया, महात्मा गांधी जी के मुताबिक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो लोकल लैंग्वेज रहनी चाहिए, जिससे जो है क्या होगा, पर्सन के दिल और दिमाग में जो है एक अपनी कंट्री के लिए प्यार और मोहब्बत रह जाएगी। नहीं तो फिर क्या होगा, ऐसा ही होगा कि जिस तरह
यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ के रह पाएंगे, लेकिन इनके जो कस्टम, इनके कल्चर, इनकी लैंग्वेज वो फॉरेनर हो पाएगी इंग्लिश, यानी अपने ही देश में वो पराये हो जाएंगे अगर इनने इंग्लिश एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। अब टैगोर क्या कहते हैं, टैगोर्स अबोर्ड ऑफ पीस, यानी टैगोर के मुताबिक जो इंडिया का जो अपना सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसको वो एनहेंस करें, लेकिन साथ ही साथ यूरोपियन जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है कहीं हद तक उसको भी इसके साथ मिक्सअप किया जाए। इसीलिए उन्होंने एक स्कूल खोला जिसको हम कहते हैं अबोर्ड ऑफ पीस, यानी शांति निकेतन, एक ऐसी जगह जहाँ पे पीसफुली जो है बच्चों को पढ़ाया जाए, वो चीज़ पढ़ाया जाए जो प्रैक्टिकल बेस्ड हो, ना कि एक कमरे में बंद करके जिससे बच्चा जो है वो इरिटेट हो और साथ ही साथ अपने आप को एजुकेशन सिस्टम से दूर करे। इसलिए उनको जो है ओपन स्पेस में रखा जाए जहाँ पे वो खुशी से स्कूल आ सके और पढ़ सके और कुछ सीख सके। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन 1901 में एस्टेब्लिश किया, जिसका मेन मकसद था कि सिस्टम ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए, बच्चों को ओपन स्पेस में पढ़ाया जाए और उनकी क्रिएटिविटी, लर्निंग ऑफ क्रिएटिविटी को एनकरेज किया जाए, वो उनको वो चीज़ सिखाई जाए जो नेचुरल इन्वायरमेंट में जो है पॉसिबल हो, मीन्स नेचुरली उनको इंटरेक्ट करने की कोशिश किया जाए। और साथ ही साथ जो है उन्होंने जो है वो स्कूल शांति निकेतन जो है वो 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम कलकत्ता में जो है ये सेटअप किया। और साथ ही साथ जो है he emphasized the need to teach science, technology, शांति निकेतन along with आर्ट, म्यूज़िक एंड डांस। और उसके मुताबिक जिस तरह हम जानते हैं ऊपर कि मेन मकसद जो गांधी जी का क्या था, यहाँ पे वो चाहते थे कि इस शांति निकेतन जो इन्होंने स्कूल एस्टेब्लिश किया वो एम्फिसाइज करते थे कि अपने एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन के साथ साथ साइंस के ऊपर भी बच्चों को फोकस किया जाए, टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को भी इंट्रोड्यूस किया जाए, मीन्स टेक्नोलॉजीज़ भी सिखाई जाए, जो शांति निकेतन का मेन मकसद था। और साथ ही साथ आर्ट्स और म्यूज़िक और डांस भी बच्चों को सिखाया जाए, सो दैट कि वो एक ही एरिया में एक ही चीज़ के ऊपर फोकस ना करें, बल्कि वो डिफरेंट वेरिएशंस, वेराइटीज़ को भी सीख सकें। तो ये तमाम चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूस कराई गई। तो ये था हमारा लेसन 8th क्लास का, जिसको हम कहते हैं एजुकेशन एंड ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश का मेन मकसद जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कराना था, सो दैट कि इंडिया के लोगों को सिविलाइज्ड कराया जाए। और सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिस तरह इंग्लिश एजुकेशन, जिस तरह उन्होंने मुंबई, मद्रास एंड कलकत्ता में यूनिवर्सिटीज़ बनाए, यहाँ पे कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाए, बहुत सारे सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया गया जो काबिल तारीफ़ है। लेकिन दूसरी तरफ से जो गांधी जी चाहते थे, उनका भी एक जो एजेंडा था वो एक क्लियर कट था कि वो इंडिया के लोग जो हैं ब्रिटेन की सिस्टम ऑफ एजुकेशन के बीच में कहीं फंस ना जाएं और अपनी पास्ट को भूल ना जाएं कि कैसे यहाँ का जो कल्चर था, और नए आने वाले जो जनरेशन है कहीं वो तमाम चीज़ों को जो है वो स्किप ना कर पाएं। तो थैंक यू। अगला लेसन हम नए वीडियो के साथ लेके आएंगे।